कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण प्रभु मोरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। छवि तेरी प्रभु मोरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे, थामा जिसे। तुम ही हो भक्तन के हितकारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब लोग साथ में गाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत बहुत शुक्रिया, साक्षात कर दिया आपने जन्माष्टमी इसी समय इसी जगह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। थैंक यू करण, थैंक यू राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वो तमाम सारे लोग जो आज एक बार फिर नोएडा में मौजूद हैं। मेरा ये तीसरा शो लगातार नोएडा में होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। G20 का जो आयोजन है उसके तमाम उपक्रमों के तहत इस वक्त मैं यहां पे मौजूद हूं एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में, और यहां पे शो करते हुए। छोड़ दीजिए उनको, आपको छोड़ दिए। गार्ड साहब वहां जाके बैठिए, आपको तजुर्बा कैनॉट प्लेस का, यहां तो नोएडा है, बैठिए जाके। मुझे मालूम है शाम हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराएंगे। आज कुछ नए लोग भी शरीक हैं डिबेट में। अच्छा रहेगा डिबेट, बहुत बढ़िया। और वो तमाम लोग जो कल आए थे आज मुझे फिर से दिख रहे हैं। हुजूर एक बात बस मैं आपसे कहूंगा, निवेदन है मेरा कि डिबेट का भी नशा होता है और आदत पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटता है ये। और नशा कोई भी हो अच्छा नहीं होता, इसलिए डिबेट में बचा के। कुछ लोग तो मैं देख रहा हूं 3-4 दिन से लगातार यहां आना शुरू कर दिया। अलबत्ता मैं यहां जरूर आऊंगा, कल का शो भी यहीं पे करूंगा मैं और बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद है मैं उनसे तारुफ, उनसे परिचय करा देता हूं। विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों बाद हमारी डिबेट में आए। और पिछली बार जब डिबेट में आई थी तो थोड़ा नाराज हो गई थी, और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि ये बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न रहें और प्रसन्नता के मूड में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी। नाराज लोग आज ही बुला लिए। हाँ, आप भी नाराज हैं, मुझे मालूम है, आप भी बहुत नाराज हैं। और इनका ये कहना है अंबर जैदी का कि आप ज्यादा बोल देते हैं डिबेट में और हमको बोलने में कम। हाँ हाँ, नंबर ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। हमको कम नंबर समय मिलता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि रुको, मुझे तो लग रहा है कि
मुझे लग रहा है कैनॉट प्लेस से ज्यादा यहाँ पे हो हल्ला है। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर जैदी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और आज आपसे ही डिबेट का आगाज करेंगे। अजय अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय जी, घुटने तो सही है ना आपके? मैंने मतलब आप खड़े भी रह सकते हैं अगर उठने बैठने में दिक्कत हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सौरभ दुबे जी, थैंक यू सो मच, कल डिबेट में शरीक थे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी के, यहीं नोएडा में रहते हैं, यहीं पे आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं। और एसएन सिंह साहब, बीजेपी का पक्ष रख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। पहले जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने कल मनाई उनको भी, और जो आज मना रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं बातचीत का सिलसिला अमूमन जनता से शुरू करता हूं, जनता से ही बात करता हूं। ये सब लोग काले पहन के आए, कहां से आना हुआ आपका? यही वाराणसी से आ रहा हूँ, घूमने के लिए आया हूँ। अच्छा, वाराणसी से घूमने आए हैं नोएडा? अच्छा, बहुत अच्छी जगह आए हैं नोएडा, बहुत बढ़िया है। देखिए साहब, क्या बढ़िया वादियां दिख रही हैं आपको कश्मीर की तरह। अभी तो दिखा नहीं करना। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आ जाओ सब लोग, आगे आओ, थोड़ा थोड़ा बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। भारत मैं आपसे जरूर करूंगा, क्योंकि आप तो पूरी तरह से होशो हवास में आए हैं, बाकी लोग तो बेहोश हैं, आप ही तो सिर्फ होश में हैं। आप ही से मैं जरूर, आप ही के लिए तो डिबेट ही सजाई है मैंने। तो बातचीत का सिलसिला यूं है कि भारत और इंडिया पे डिबेट बहुत दिनों से चल रही है, और एक बाइट ये आई कि इंडिया वालों से भारत को और भारत वालों को इंडिया से लोग लड़ाना चाहते हैं। अगर ये मकसद है तो ये ठीक नहीं है। मैं आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कुछ बहस देख रहा था, जब आर्टिकल 1 पे बहस हो रही तो मैं उसके कुछ पन्ने पलट रहा था, तो मैंने देखा कुछ लोग उस समय भी कहते थे कि भारत होना चाहिए, और उस समय उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी, जैसे मैं मूलतः जो संविधान के निर्माता जिनको पूरा श्रेय दिया जाता बी आर अंबेडकर साहब, वो इंडिया के पक्ष में थे। वहां भी एक बहस दिखी थी, और उस बहस का भी वहां पे उल्लेख है जिसका कि मैं आज बात कर रहा हूं। लेकिन ठीक है, आजादी का ये अमृत महोत्सव है और हम आज डिस्कस कर रहे हैं, और कोई बात ऐसी है जिसको लगता है कि इस पीढ़ी को फिर से बात करनी चाहिए, तो ये मुल्क तो विचारों का है, तो विचार पे तो बात हो सकती है ना जी, हो सकती है ना। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। क्या नाम हो गया साहब आपका? रत्नेश मिश्रा। रत्नेश मिश्रा, कहाँ के रहने वाले? अयोध्या। अयोध्या के। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री सीताराम। जय सीताराम। ठीक है ना? ठीक है, तो विचारों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जय श्री राम, उन्होंने कहा जय सिया राम। मैंने कहा जय श्री राम, उन्होंने कहा जय सीताराम। तो उन्होंने, मैंने कह दिया जय सीताराम। कहां काहे का मतभेद कोई है ही नहीं। इस देश की सनातन परंपरा ये है, आप कहने के लिए कुछ भी कहिए, इसको कहने के लिए कुछ भी कहिए, कोई विचारों पे तो हम बात करेंगे, लेकिन विचारों को लेकर इतनी तलवारें खींच लें कि एक दूसरे का चेहरा देखना मुश्किल हो जाए, तो वो ये देश, ये मुल्क नहीं है, वो कोई और मुल्क होगा। यहां पे सबको सबके साथ मुस्कुराते। को बाजी ठीक कहा गलत कहा? सही कहा ना जी। मैं आया सबसे पहले, जैसा मैंने वादा किया था, आप ही से बिस्मिल्लाह करूंगा जी। सबसे पहले तो आज जन्माष्टमी है, तो समस्त भारतवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अंबर जैदी ने सबको दिया, मैंने भी सबको दिया जी। जी, तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मुद्दा कई दिनों से भारत और इंडिया को लेकर चल रहा है, मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के नाते मैं और जितने भी हमारे इस देश के वासी हैं, जितने भी नागरिक हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है खुद को गौरवान्वित महसूस करने का। वो इंडिया नाम जो गुलामी का प्रतीक था, है और रहेगा, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो भारत नाम है वो भारतीय संस्कृति का परिचायक है। हमारे पुराणों में इस नाम का जिक्र मिलता है, श्लोकों में जिक्र मिलता है, और ये नाम जो मनु थे, उनके वंशज ऋषभदेव, उनके बड़े बेटे सम्राट भरत के नाम पर है। तो इस नाम से इतराज उन लोगों को है जो इंडिया ... अलायंस बनाकर इस नाम पे सेक्युलरिज्म की राजनीति करते हैं, और जब से ये अलायंस बना है तब से ही भारत देश और सनातन संस्कृति के विरुद्ध में बयानबाजी। ये विचार है अंबर जैदी का। अयोध्या निवासी, आइए बाबूजी, आइए आइए, बहुत देर से मैं इंतजार कर, आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या निवासी मिश्रा जी क्या क्या कहते हैं, जरा सुनेंगे जी। देखिए, अभी अंबर जैदी जी ने कहा कि इसका नाम भारत होना चाहिए। भाई देखिए गार्ड साहब, मैंने आपको रोका था, मैं आपको निकाल के बाहर कर दूंगा, या तो आप मुझे नहीं जानते,
मैं तुरंत निकाल के बाहर करूंगा जरा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो। बेवकूफी की हद तक बर्दाश्त है, उसके बाद नहीं बर्दाश्त करूंगा, समझे? हाँ मिश्रा जी, क्या बात है? देखिए हम और आप और यहाँ मौजूद सभी लोग मानव हैं, तो इसमें कोई शक है क्या? नहीं शक नहीं है उसमें हाँ। भी। देखिए हाँ। मानव का निर्माण भी दो लोगों के मिलन से होता है। जिस देश में सनातन मिश्रा जी मुद्दे पे आओ जल्दी। मैं आ रहा हूँ। हाँ। जिस देश में सनातन संस्कृति में आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है, हम भगवान श्री कृष्ण का नाम राधे के बिना नहीं ले सकते, हम प्रभु श्री राम का नाम माता सीता के बिना नहीं ले सकते। जहां पर धर्म ही दो लोगों पे डिपेंड करता हो, जहां की संस्कृति ही दो लोगों से बनकर चलती हो, वहां पर वो एकात्म की बात करते हैं, कैसे चलेगा ये? हम तो एकात्म की ही बात करते हैं। हाँ, हम ये भी कहते हैं कि अद्वैत है विचारधारा। पता नहीं तुम्हें अलग अलग दिखता है, मुझे तो एक ही दिखता है मिश्रा जी। मैं तो अद्वैत, मैं तो आप कह रहे हैं मुझे तो सब एक ही दिखता है, लेकिन आपको अलग अलग दिखता है। दूसरी बात, आप जो कह रहे थे, आपने फिलॉसफी की बात करी तो मैंने कर ली। आप पूरी मुद्दे पे आओ जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो। मैं तुरंत आ रहा हूं। इस देश के युवा को, इस देश की जनता को इस सरकार ने कहां लाके खड़ा कर दिया? आज हमें बहस करनी चाहिए थी कि 2014 से लेकर अब तक हम रोजगार कितना पैदा कर पाए, हमने कितने युवाओं का जीवन सुधार दिया, हमने किसानों की स्थिति कहां पहुंचा दी, हमने बेरोजगारों को कहां पहुंचाया, हमने जो गरीब तबका था, जो मिडिल क्लास था, उसका जीवन स्तर कितना उठाया। मिसाल के तौर पे आंकड़ों की बात कोई नहीं करता, क्योंकि आज हमारे साथ डिबेट में विंग कमांडर अनुमा मौजूद हैं। तो मैं आ रहा था तो मैं अखबार पलट रहा था, तो पिछले 6 सालों में 10 गुना हमने निर्यात किया है। सिर्फ इक्विपमेंट्स की बात करें अगर, आयुध की, रक्षा इक्विपमेंट्स की और टूल्स की, और वो है 16,000 करोड़। 22-23 की बात कर रहा हूं। हम सबसे ज्यादा आयात करने वालों में ऊपर थे। मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं गुरुजी। अगर माल बनेगा तो आदमी को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हुजूर आली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ हरा है। मैं ये कह रहा हूं कि पानी डालोगे तो हरा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब कुछ हरा है। तो पिछले 6 सालों में 10 गुना हमने निर्यात किया है। हम सबसे ज्यादा आयात करने वालों की ऊपर वाली लिस्ट में थे। देखिए, पहली चीज तो अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और दूसरी चीज, आज ही हमारी भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूरा हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद आपको। और भारत और इंडिया की बहस कर रहे हैं तो सूर्यकांत निराला, त्रिपाठी निराला जी की कविताएं बोलूंगी मैं, एक कविता की लाइनें बोलूंगी। जी, आप बिल्कुल प्रसन्नता के साथ सारे लोग सुनेंगे। भारत ही जीवन धन ज्योतिर्मय परम रमण सर सरिता वन उपवन, भारत ही जीवन धन, भारत ही। तो भारत और इंडिया की बहस उन्होंने की है जिनके पास मुद्दे खत्म हो गए, जिन्होंने मोरवी के ऊपर बात करवाना बंद कर दिया, जयसुख पटेल को बाहर भेज दिया, जिन्होंने बालासुर की दुर्घटना पर किसको कितनी सजा मिली उसकी कोई बात नहीं की, जो हर रोज हेडलाइन बदलते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में तो 255 से ज्यादा घोटाले किए हैं उन्होंने। तो ऐसी सरकार जिसको मुद्दे पर राजनीति करना नहीं आता, वो हमारे लोगों के सामने रोज एक नया मुद्दा, कभी यूसीसी की बात करेगी, कभी किसी की। लेकिन आपको बता दूं, आपके ज्ञान वर्धन के लिए बता दूं, नहीं, बिल्कुल इसीलिए बुलाया है मैंने आपको। हाँ। क्योंकि भारतीय वायुसेना को विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना 3000 जहाज खरीदकर कांग्रेस की सरकारों ने और अगर दिया है तो अच्छा है, इसको स्वागत करना चाहिए। अनुमा जी, स्वागत करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे 6 साल में 10 गुना निर्यात किया है, ठीक वैसे ही देखिए हमारा मुल्क वो है जिसके पास, कहने के लिए तो आप 56 इंच कहते रहिए, लेकिन सच में है 56 इंच। हम अगर उसी हृदय से चीजें स्वीकार करूंगा, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू द बीजेपी। जी देखिए, मैं अपनी बहन को कहना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, यहाँ के सभी लोग वही गुनगुनाते हैं कि भारत हमको जान से प्यारा है। अभी तो हम भारत की बात करते हैं, हम संपूर्ण भारत की नहीं, भारत की बात में कोई छत से छलांग लगा रहा है, कोई पानी में कूदने जा रहा है। और जो भारत जोड़ो यात्रा करते थे,
वो भी भारत का विरोध करने लगे। अरे मैं कह रहा हूं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है तो नीचे भारत सरकार भी लिखा जाता है। हमारी बहन ने पूछा हमने किया क्या? हमने सैनिकों के सम्मान बढ़ाने का कार्य किया, रोजगार देने का कार्य किया, आवास, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का कार्य किया, और अपने वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य किया। सेना को पूरी तरह बर्बाद किया। यहाँ पूछिए कितने लोग अग्निवीर बनना चाहते हैं, पूछिए इनसे, और अंदर से पूरी तरह सेना को नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए बोलने का इख्तियार सबको है, कांग्रेस भी अपनी विचार रखेगा, लेकिन मैं अनुमा, मैं एक बात अनुमा जी से जरूर कहूंगा कि जो वीर सैन, वो जो योजना थी, उस योजना पे सुप्रीम कोर्ट का क्या बयान था, ये जरूर आप मुझे बताइएगा ना। प्लीज स्टार्ट जी। मैं खुद एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर हूं मैडम की तरह, तो एक्स आर्मी मैन। यस, तो मैं एम एक्स मिलिट्री ऑफिसर, तो मैं काउंटर करना चाहूंगा, बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करूंगा। सो इंडिया में जो हमारी 1971 वॉर के बाद जो हमारी इंडियन एयरफोर्स की, चूंकि मैडम इंडियन एयरफोर्स से हैं, सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो थी वो 42 थी, ठीक है। कांग्रेस के टाइम में 10 साल में हमने एक भी जहाज नहीं खरीदा। एक मिनट, ठीक है। लास्ट हमने मुझे बोलने दीजिए ना मैम, प्लीज। लास्ट जहाज जो हमने खरीदा 1991 में सुखोई खरीदा, जो कि 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट था। पाकिस्तान के पास फैल्कन 16 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट थे। 10 साल हमने कोई जहाज नहीं खरीदा। हमने राफेल जो कि 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। कैन यू गिव मी अ सेकंड? कैन यू गिव मी? आर्मी ऑफिसर का मतलब ये होता है कि डिसिप्लिन। और मैम, बीजेपी भी झूठ बोल रही है, जनता भी झूठ बोल रही है। कसम खुदा की, वहां खड़े रहना हो, चुपचाप आ रहा हूं। यू जस्ट प्लीज कंप्लीट द सेंटेंस। सो हमारी जो स्क्वाड्रन गिर के 26 हो गई 42 से, जो कि 1971 में हमारा जो थ्रेट परसेप्शन था वो हमारा या तो पाकिस्तान से लड़ाई के साथ था या हमारा चाइना के साथ लड़ाई के साथ था। अभी हमारा जो थ्रेट परसेप्शन है, हमारे 2 फ्रंट वॉर हो सकती है, नॉर्दर्न फ्रंटियर और वेस्टर्न फ्रंटियर पे। हमारी जो स्क्वाड्रन है वो बढ़ के 56 होनी चाहिए, 42 से बढ़ के 56 होनी चाहिए। हमें बढ़ने की जगह हमारी कम हो गई। इतना कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं, जिग्नोइज्म, पेट्रियोटिज्म करने से कुछ नहीं होता। अगर 2012-13 में अगर पाकिस्तान हम पे अटैक कर देता और हमारी एयरफोर्स टू एयरफोर्स लड़ाई होती, हम कमजोर थे। अभी हमने 4 स्क्वाड्रन बढ़ाई हैं लास्ट साल में। अभी हमारी 26 से बढ़ के 30 स्क्वाड्रन हो गई हैं, ठीक है, जिसमें 4.5 विद द मॉडर्न। ऑफ कोर्स आई विल टेक अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम यू, बिकॉज आप आर्मी ऑफिसर भी हैं और कांग्रेस से भी हैं, ऑफ कोर्स, और सारे जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूंगा, ये ना बोला करिए बार बार कि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं एक लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूं और मैं जहाज की खरीद से जुड़ी हुई ऑफिसर हूं। कोई भी आके कुछ भी बोल देगा तो मैं बात नहीं सुनूंगी। अच्छा, ठीक है। जो सुखोई 30 है उसका 250 क्वांटिटी कांग्रेस की सरकारों के समय में वो मटेरियलाइज हुआ है और उन्होंने किया था। दूसरी चीज, राफेल का 2007 में हमने टेंडरिंग की थी, उसके बाद टेंडरिंग नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास मिराज 2000-5 का एक ऑर्डर आया था, जिसके ऊपर जॉर्ज फर्नांडिस ने साइन करने से इनकार कर दिया था और इसके कारण वो 10 साल का लैग हुआ। और आज भी मोदी सरकार ने सिर्फ 36 जहाज खरीदे। 3000 जहाज भारतीय वायुसेना ने कांग्रेस की सरकारों के समय खरीदे। जी, वन बाय वन। सर, यहां से शुरुआत किया जा रहा है कि भारत में विभाजन की बात हो रही है। आज देखिए, 2014 के बाद देश विकास की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं 24 में इसलिए मुझे देना तो कि हम भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो ये लोग भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूट गया है, भारत में नफरत की बाजार सज गई है। यह देश इसी धर्म की राजनीति जो कांग्रेस ने दी उससे ऊपर उठ करके नरेंद्र मोदी के और योगी जी, आज हम उत्तर प्रदेश में हैं, हम जातियों से ऊपर उठे तो 30 लाख करोड़ का यूपी में निवेश आया और हम जातियों में बटे थे तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक गुंडा पैदा किया था इन लोगों ने। जब विकास की बात शुरू होती है तो यहाँ हिंदू मुस्लिम को तोड़ने के लिए कभी नफरत की बाजार, कभी ये जोड़ो, कभी ये तोड़ो। ना हम टूटे थे, ना हम टूटेंगे। हाँ, आज के पूर्वजों ने भारत को कई टुकड़ों में। देखिए, अरे बोलो, अगर ज्यादा चढ़ गई तो बोलो। उतार तो मैं बड़ी बड़ों की दी, तुम्हारी भी उतार दूंगा।
मैं ऑफकोर्स मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। मैंने आपसे आगाज किया था, अयोध्या से अच्छा आगाज कहीं से हो नहीं सकता था मिश्रा जी, तो मैंने अयोध्या से ही किया। लेकिन जी बिल्कुल, बहस दरअसल क्या है, आपने अमित जी एक बात कही कि इनके पूर्वजों ने, अगर इनके पूर्वज हैं तो वो मेरे भी पूर्वज हैं, ये ध्यान रखिएगा। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। उनके भी पूर्वज हैं, हमारे भी पूर्वज हैं वो। हाँ ऑफ कोर्स मैंने कहा कि किसी से हमारी मतैक्य नहीं हो सकता है कि हमारा डिफरेंस हो किसी बात पे, विचार पर हम न मिलते हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाप बाप नहीं है, बाप बाप ही है, हम मानते हैं उसको। लेकिन हाँ, जहां पे हम खड़े हैं उसका क्रेडिट देना सीखिए, तभी बेहतर है। जी अरोड़ा जी। प्रतीक जी, ये तेरा नाम, ये मेरा नाम, ये देश में हो क्या रहा है? राहुल गांधी ने जैसे 1 साल हो गया भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो भारत का नाम लिया, ये हो क्या गया है? नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू कैसे बना? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, इन्हें हो क्या रहा है? अगर इंडिया I.N.D.India लिख दिया, इनको परेशानी किस बात की है? इनको अयोध्या के साथी ने बोला था परेशानी इस बात की है, रोजगार नहीं दे पा रहे। नोएडा में कितने लोग बैठे हैं जिनको रोजगार मिला? महंगाई बता दें, जितने लोग बैठे हैं महंगाई कितनी है, आप बता दें कि महंगाई है नहीं है। और जिस प्रकार से झूठी मार्केटिंग नहीं करनी, रोजगार आपने दिया नहीं, विकास आपने दिया नहीं, और नहीं सुनिए आया जी जनाब। सर 100 रुपए की जगह 200 रुपए भी लीटर तेल होगा ना तो भी तैयार है मोदी जी के साथ, दिल से। नहीं हाँ जी, ये कनॉट प्लेस में भी आते थे, ये जो ऐसा है कि कौन वाले ये जो सामने खड़े ये कनॉट प्लेस में ये वाले ये कनॉट प्लेस में भी आते थे आप? मैं एक बार आया हूं वहां पे। भारत का हिस्सा नहीं है, वो भारतीय नहीं है। आपका जो विरोध करे उसको पाकिस्तान। मुझे बोलने का हक नहीं है क्या? मेरे को पूरा बोलने का हक है, मैं बोल सकता हूँ। अरे मोदी जी से तुम्हें इतनी चिढ़ है कि पूछो नहीं। अरे मोदी जी का काम देखो, मोदी जी एक एक उनकी कार्यशैली देखो, काम। बोले मोदी जी से चिढ़ नहीं है, मोदी जी के भक्तों से चिढ़ है। मुझे किसी ने कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने मुझसे सुनिए, मुझसे ज्यादा कोई जानता है क्या? मैंने आपको कनॉट प्लेस में कभी नहीं देखा, और अगर देखा भी है तो सुभान अल्लाह, आइए, बहुत आइए, जरूर आइए। और अगर किसी के आने से दिक्कत होती है, हाय अल्लाह, किसी के आने से दिक्कत है, अरे तुम्हारे पास विचार है तो विचार रखो। और अगर तुम्हें कबड्डी खेलनी है तो कहीं जाके कबड्डी खेलो। विचारों की लड़ाई है। बोलो क्या कह रहे थे? सर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ना, अगर हमें 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल, ये कौन सा तर्क हुआ भाई? सिंपल है, जो मोदी सरकार कर रही है ना वो कोई नहीं कर सकता। आज G20 हमारे देश में हो रहा है, बताओ इससे पहले कब हुआ? G20? अरे भाई गुटनिरपेक्ष हुआ, इसी मुल्क में गुटनिरपेक्ष भी हुआ। अच्छा शायद पैदा ना हुए हो आप, या होंगे तो छोटे से होंगे। बिल्कुल सर, तो गुटनिरपेक्ष हुआ। जो देश को आगे आज मोदी जी ले जा रहे हैं, जो युवाओं को उन्होंने सोच दी है कि देश के लिए अगर आगे बढ़ना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो देश के साथ कुर्बान होने के लिए भी तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूं सर, अगर कहीं जंग होती है मैं फौज के साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं 200 रुपए पेट्रोल भी ले लूंगा। वो कह रही है, मोदी जी के साथ हूं। उन्होंने कहा कि पकौड़े तलो आप। मैं पकौड़े नहीं करता, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं और अच्छी खासी सैलरी है, और मोदी जी आएंगे अगले 2024 में भी। लो देखो, अयोध्यापति से ज्यादा बहस नहीं होती, वो आराध्य हैं। अंदर आ जाओ, और कोई दिक्कत नहीं विचारों से। मिश्रा जी, ये न सोचना कि लॉटरी लग गई। खड़े ऊपर पायदान पर, और मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा रखना। अरे ये विचारों की लड़ाई है, ये मेरा खून वही इनका खून। ये अगर ये कह देते हैं कि मोदी जी आपकी ये नीति मुझे अच्छी नहीं लगी, तो क्या ये मेरे विरोधी हो गए ना? क्या हुआ, वक्त ब्रेक हो गया क्या?
नहीं, पहले सौरभ जी से सुनेंगे। देखिए, ये बड़े दुख का विषय है कि दो सेना के लोग शौर्य की बात जब सड़क पे करते हैं, इससे गलत बात नहीं हो सकती। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, भारत पाकिस्तान से कभी नहीं हार सकता, ना हारा है, क्योंकि भारत हथियारों से ज्यादा हौसलों से लड़ा है। लेकिन रही बात, देखिए, आप इंडिया की बात कर रहे थे, तो अभी आपने आर्टिकल 1 का जिक्र किया। आर्टिकल 1 में जब बाबा साहब अम्बेडकर की मीटिंग हो रही थी, तब वहां पर साफ साफ लोगों ने किया इंडिया दैट इज भारत, तो उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ ओनली भारत होना चाहिए। लेकिन वहां पर तब क्या बोला गया, नहीं ये तो हिंदू सम्राट का नाम है, हम सेकुलरिज्म कहां से लाएंगे। उस कांग्रेस की गलती को आज सही करने का वक्त आ गया है, भारत बोलना चाहिए। सौरभ जी, वैसे तो ब्रेक का समय है, लेकिन मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, जब कोई लॉजिस्टिक से, कोई विचार से, कोई तर्क से बात रखता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। और मेरी डिबेट सड़क पर ही होती है, जिसमें आप सजे हुए खड़े हैं। तो ऐसा गुमान मत पालिएगा कि सड़क पे लॉजिक की बात नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स हो सकती है, अगर आप निकले हैं और मेरे पास आए हैं तो आप मेरे सिर माथे हैं। आप रोज आइए, यहां आइए, चाहे कैनॉट प्लेस आइए। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। करोड़ से ज्यादा लोग इन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं या इनके विभिन्न पहलुओं से अवगत हुए हैं। और G20 भारत के विशेष सचिव मुक्तेश परदेशी ने न्यूज 18 से बात करते हुए G20 सम्मेलन के 3 वॉकिंग सत्रों का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के moneycontrol.com को दिए गए इंटरव्यू पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा है कि हम G20 में डिप्लोमेसी को दिल्ली से बाहर ले गए हैं। हमारे पास अब हर राज्य में 200 से ज्यादा G20 बैठकों का अनुभव है। G20 की मेजबानी के लिए देश पूरी तरीके से तैयार है। बड़ा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी का ये है कि दिल्ली तक सीमित नहीं रहा है दिल्ली ये सम्मेलन। देश के अलग अलग हिस्सों में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे नेटवर्क से बातचीत में ये कहा कि G20 सम्मेलन और उससे जुड़ी बैठकें सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। कैसे संभव किया? बिल्कुल, जैसा आपने सही कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार G20 प्रेसिडेंसी में डिप्लोमेसी को हम लोग दिल्ली से बाहर ले गए। आज जब 9 और 10 सितंबर को यहाँ पे शिखर सम्मेलन होने वाला है। और केरल के मल्लापुरम के रहने वाले 21 साल के निदा अंजुम शेलेट ने इन्वेस्ट्रियन वर्ल्ड एडवांसरेंस चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। उन्होंने 2 सितंबर को फ्रांस में आयोजित जूनियर और यंग राइडर्स के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने घुड़सवारी करते हुए 120 किलोमीटर की दूरी को महज 7 घंटे और 29 मिनट में पूरा कर लिया। इसके साथ ही निदा अंजुम शेलेट घुड़सवारी में विश्व एंड्योरेंस चैंपियनशिप को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई। आपको बता दें कि केरल के मल्लापुरम की रहने वाले 21 साल के निदा अंजुम शेलेट ने आपको बता दें मल्लापुरम की रहने वाली 21 साल की निदा अंजुम शेलेट ने इक्वेस्ट्रियन वर्ल्ड एश्योरेंस चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। उन्होंने 2 सितंबर को फ्रांस में आयोजित जूनियर और यंग राइडर्स के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जिसमें उन्होंने घुड़सवारी करते हुए 120 किलोमीटर की दूरी को महज 7 घंटे और 29 मिनट में पूरा कर लिया। इसके साथ ही निदा अंजुम शेलेट घुड़सवारी में विश्व एंड्योरेंस चैंपियनशिप को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई। G20 की मेजबानी के लिए दिल्ली को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। कुतुब मीनार को भी G20 के रंग में रंगा हुआ आपको वो नजर आएगा। रात में कुतुब मीनार पर लेजर शो भी चलाया गया। वहीं भारत मंडपम भी जगमगा रहा है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में G20 की बैठक होगी। दिल्ली की सभी ऐतिहासिक इमारतों पर खास सजावट की गई है ताकि विदेशी मेहमान हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से भी अच्छे से रूबरू हो पाए।
तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिल्ली में खास सजावट की गई है। पारंपरिक तरीके से दिल्ली की कई ऐतिहासिक इमारतों को सजाया गया है ताकि जो हमारी संस्कृति की झलक है वो तमाम विदेशी मेहमानों को दिखती रहे। हमारी परंपराएं किस तरीके से हैं, देखिए कुतुब मीनार को भी G20 के रंगों में सजाया गया है, थीम पर सजाया गया है। लेजर शो भी यहाँ पर हुआ है। दिल्ली की तमाम सड़कों में और इमारतों में आपको इस तरीके की सजावट नजर आएगी। तो G20 समिट के लिए पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का कड़ा पहरा है। हर सड़क, हर होटल को सुरक्षाकर्मी खंगाल रहे हैं। और G20 समिट की सुरक्षा को देखते हुए सेना का खोजी दस्ता और बम निरोधक दस्ता पूरी तरह तैयार है। यही नहीं, बमों का पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों को भी तैनात किया जाएगा, जिनकी तैयारियों का जायजा लिया गया। अगर भीड़ में भी कितने सारे सामान के बीच में भी छोटा सा अगर टुकड़ा भी अगर किसी एक्सप्लोजिव का पड़ा हो या किसी भी तरीके का कोई एक्सप्लोजिव हो तो वो आसानी से इसको सूंघ सकते हैं। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा के लिए तगड़े प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए भारतीय सेना, NSG, स्पेशल फोर्सेज, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, वायुसेना और तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसी पुख्ता तैयारी की है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसी के साथ दिल्ली में एंटी टेरर स्क्वाड भी तैनात की गई है। पाकिस्तान की बदहाली दिखाने वाली एक और खबर आ गई। पता चला कि वहां चीनी और आटे के बाद अब दवाओं की भी किल्लत हो गई। पाकिस्तान की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गईं क्योंकि उसका खजाना लगभग खाली हो गया और उसके पास विदेशों से इन दवाओं को खरीदने के पैसे तक नहीं बचे, जिसका असर यह हुआ कि वहां के कई मरीज तो बगैर दवाइयों के मरने की कगार पर पहुंच गए। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से पाकिस्तान में पिछले 6 महीनों से कई जरूरी दवाएं आयात नहीं की गईं। यही वजह रही कि इस समस्या से निपटने के लिए पाकिस्तान ने ईरान से मदद की गुहार लगाई ताकि वो पाकिस्तान में ही इन दवाओं को बनाने में उसकी मदद कर सके। बताया गया कि इसके लिए पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नदीम जान और ईरान के राजदूत के बीच एक मीटिंग भी हुई, जिसमें पाकिस्तान को इस समस्या से निकालने की रणनीति बनाई गई। माना जा रहा है कि इसके लिए सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने महंगाई और बेरोजगारी का बहाना बनाया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान इन्हीं समस्याओं से सबसे ज्यादा जूझ रहा है और पिछले 1 साल से वहां खाने पीने की चीजों के लिए लोग भारी संघर्ष कर रहे हैं। आटा, दाल, तेल और सब्जियों समेत सभी चीजों के दाम आसमान पर हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं। एक अमेरिकी डॉलर 307 पाकिस्तानी रुपए के बराबर पहुंच गया। यही नहीं, पाकिस्तान का मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो रहा है, जिससे वो चाहकर भी विदेश से सामान मंगवा नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए उसे डॉलर में पेमेंट करनी होगी, जो उसके पास बहुत कम ही बचे हैं। विदेश से आयात घटने से पाकिस्तान में कई उद्योग या तो बंद हो गए या फिर बंद होने की कगार पर। कारखानों पर ताले लटकने से लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। इन सब वजहों से पाकिस्तान के लोगों में भारी आक्रोश है और वो किसी भी तरह इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि आसिम मुनीर का यह कदम पाकिस्तान में एक बार फिर सेना के शासन की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अटकलें इस बात की भी हैं कि वहां कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले भी कई बार सेना तख्ता पलट कर चुकी है और इस बार तो पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि सरकार के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। पाकिस्तान के लोग इस बात पर बौखलाए हुए हैं कि वहां की सरकार ने उनकी हालत सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। इस बीच पाकिस्तान में जल्द ही चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन अटकलें इस बात की हैं कि वहां की सेना चुनाव की नौबत नहीं आने देगी और जल्द ही पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने इस दिशा में पहला कदम भी बढ़ा दिया और उनकी योजना पाकिस्तान में एक बार फिर सेना का शासन चलाने की है। उत्तर मध्य प्रदेश के इंदौर में हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस कुछ आरोपियों का जुलूस निकालते हुए नजर आई है। आरोप है कि उन बदमाशों ने कुछ रोज पहले एक बर्थडे पार्टी में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन बदमाशों को हिरासत में लेने के बाद उनका बीच बाजार में जुलूस निकाला और फिल्मी गाने। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि इंडोनेशिया से दिल्ली लौट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और G20 की तैयारियों की पूरी समीक्षा यहां पर फिर से की जाएगी। दरअसल नजर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनी हुई है। इंडोनेशिया से वापसी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। आसियान जानकारी आपको तक पहुंचा दें कि भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार का भागीदार है। ऐसे में ये काफी अहम दौरा यहां पर माना जा रहा था। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे भी हुए थे, लेकिन क्योंकि G20 को लेकर सबसे बड़ी तस्वीर अब सामने नजर आने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि हिंदुस्तान की दमखम दिखाने के लहजे से कितनी खास है, इसलिए समीक्षा बैठक पर भी नजर हमारी। बैठक करा दी।
सामने आए उस वीडियो में वो बदमाश कान पकड़कर परेड करते नजर आए और वो सभी माफी मांगते दिखाई दिए। आरोप है कि 5 दिन पहले एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान चाकूबाजी की वारदात हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन आरोपियों की सरेआम परेड निकालकर उनसे उठक बैठक करा दी। इस दौरान वहां आसपास के लोग अपने घरों से निकलकर उन बदमाशों को देखने लगे। इंदौर की पुलिस के मुताबिक आरोपियों से उठक बैठक इसलिए कराई गई ताकि वो भविष्य में कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर से अखंड भारत की बात की है। उन्होंने कहा कि जो देश भारत से अलग हो गए हैं, उन्हें लगता है कि उनसे गलती हो गई है। जो भारत से अलग हुए हैं, उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना, ऐसा नहीं है। केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। इस बीच बिहार के सिवान में लूट का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां पर हथियारों के बल पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसका चौंका देने वाला एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें 3 बदमाश हथियारों से लैस होकर एक बैंक के सीएसपी सेंटर यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट सेंटर में घुसते नजर आए। उन बदमाशों ने अपने चेहरे को छिपा रखा था ताकि उनको कोई पहचान न सके। यही नहीं, हथियार के बल पर वो बदमाश सीएसपी सेंटर के काउंटर में रखे रुपयों को निकालते दिखे। इस बीच एक बदमाश वहां रखे लैपटॉप को उठाता नजर आया। हमको तो लग रहा है कि 2.5-3 लाख का मेरा लैपटॉप और डेस्कटॉप लेके चला गया और मोबाइल 70-75। सिवान में दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद सनसनी मच गई, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां कुत्ते के काटने से 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई। शावेज नाम के उस लड़के को 1.5 महीने पहले उसके घर के पास एक कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन उसने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई थी। लेकिन धीरे धीरे शावेज की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि किसी भी अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो सका। इस घटना का एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें शावेज मौत से पहले अपने पिता की गोद में दर्द से तड़पता दिखाई दिया। अस्पताल में इलाज के लिए क्या कहा उन्होंने? उसके शरीर में कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज नाम का इन्फेक्शन फैल गया था। ये एक जानलेवा वायरस है जो कुत्ते के काटने से इंसान के शरीर में फैलता है। शावेज के घर वालों के मुताबिक उनके इलाके में रहने वाली एक महिला ने कई कुत्ते पाल रखे हैं और उनमें एक कुत्ते ने उनके बेटे को काट लिया था, जिसके बाद शावेज के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक सांड 8 साल की एक बच्ची पर हमला करता दिखाई दिया। घटना उस वक्त हुई जब वो बच्ची स्कूल जा रही थी और तभी उस सांड ने अपने सींगों से उसे पटक दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें वो बच्ची उस सांड को बचाने के लिए भागती दिखाई दी, लेकिन उस सांड ने उस बच्ची का पीछा कर उस पर हमला कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। इस दौरान वहां कई और बच्चे मौजूद थे जो इस घटना से सहम उठे। वो भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी बीच वहां एक कुत्ता पहुंच गया, जिसने उस सांड को वहां से भगा दिया। वहां मौजूद लोगों ने इस घटना की जानकारी उस बच्ची के घर वालों को दी, जिसके बाद उस बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और दिल्ली में विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए कोई कसर दिल्ली नहीं छोड़ रहा है। विदेशी मेहमानों को जिन बर्तनों में खाना परोसा जाएगा, अब उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। G20 शिखर सम्मेलन के मेहमानों की भारत की सांस्कृतिक विरासत दिखाने वाले खास बर्तनों में खाना सर्व किया जाएगा। इन बर्तनों पर सोने चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। तो मेहमान नवाजी के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। G20 सम्मेलन की तैयारियां आपको दिल्ली के हर कोने में नजर आएगी। मेहमानों के लिए खास बर्तनों का भी इंतजाम किया गया है। moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो एक बार फिर भारी बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब होंगे। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2014 में कोई भी मोदी को नहीं जानता था, फिर भी जनता ने उन्हें इतने बड़े जनादेश के साथ वोट दिया। 10 साल बाद लोगों ने हर जगह थोड़ा थोड़ा मोदी को देखा सुना है। चंद्रयान मिशन में, प्रधानमंत्री की हाल की अमेरिका यात्रा में। अब जब लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं तो उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो फिर से सही चुनाव करेंगे। moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 पर खुलकर बात की और दावा किया कि भारत की अध्यक्षता के दौरान पहली बार सरकार का जोर दिल्ली पर नहीं बल्कि पूरे देश की क्षमताओं को बढ़ाने का रहा।
जबकि पहले परंपरागत तौर पर अहम और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की मेजबानी के लिए दिल्ली के अलावा किसी और शहर के बारे में सोचा भी नहीं जाता था। और इससे जुड़े सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब राष्ट्रीय हित की बात आती है तो यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और दलीय राजनीति से परे उनके दृढ़ विश्वास का ही प्रमाण है। यही भावना भारत की G20 प्रेसिडेंसी में भी देखी जा सकती है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंत तक सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में 220 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। लगभग 125 देशों के 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों ने भारत का दौरा किया है। हमारे देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं या इनके विभिन्न पहलुओं से अवगत हुए हैं। और G20 भारत के विशेष सचिव मुक्तेश परदेशी ने न्यूज 18 से बात करते हुए G20 सम्मेलन के 3 वॉकिंग सत्रों का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के moneycontrol.com को दिए गए इंटरव्यू पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा है कि हम G20 में डिप्लोमेसी को दिल्ली से बाहर ले गए हैं। हमारे पास अब हर राज्य में 200 से ज्यादा G20 बैठकों का अनुभव है। G20 की मेजबानी के लिए देश पूरी तरीके से तैयार है। बड़ा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी का ये है कि दिल्ली तक सीमित नहीं रहा है दिल्ली ये सम्मेलन। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे नेटवर्क से बातचीत में ये कहा कि G20 सम्मेलन और उससे जुड़ी बैठकें सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। कैसे संभव किया? बिल्कुल, जैसा आपने सही कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार G20 प्रेसिडेंसी में डिप्लोमेसी को हम लोग दिल्ली से बाहर ले गए। आज जब 9 और 10 सितंबर को यहाँ पे शिखर सम्मेलन होने वाला है। और केरल के मल्लापुरम के रहने वाले 21 साल के निदा अंजुम शेलेट ने इन्वेस्ट्रियन वर्ल्ड एडवांसरेंस चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। उन्होंने 2 सितंबर को फ्रांस में आयोजित जूनियर और यंग राइडर्स के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने घुड़सवारी करते हुए 120 किलोमीटर की दूरी को महज 7 घंटे और 29 मिनट में पूरा कर लिया। इसके साथ ही निदा अंजुम शेलेट घुड़सवारी में विश्व हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझ संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही रास है हमारा। वंदे भारत माता की, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एविड ब्रदर्स। थैंक यू सो मच राहुल और रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच करण। वो तमाम सारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा जी। SN सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिश्रा जी अयोध्या वाले, नाम तो याद ही नहीं रह गया मुझे, रत्नेश अयोध्या वाले, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा किया आप बैठ गए रत्नेश जी के बगल में, आप बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार शुरू करने के लिए मैं फिर से हाजिर हूं और वो तमाम सारे लोग जो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। आज तो रिटायर्ड डिफेंस और एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं आप, आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और कांग्रेस की प्रवक्ता, एक
बड़े पद पर आसीन रही हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट हम क्यों करते हैं? तो बड़ा बेसिक सवाल है। इसलिए नहीं कि किसी की सरकार है इसलिए डिबेट कर रहे हैं, और किसी की सरकार आ जाए इसलिए भी डिबेट नहीं कर रहे हैं। डिबेट इसलिए हो रही है, देश में स्वस्थ रूप से एक राजनीतिक परामर्श होना चाहिए, और यह परंपरा रही है देश की, बहुत पुरानी परंपरा। अब इसमें भारत और इंडिया ना खोजना कुछ, ये बिल्कुल शुद्ध रूप से मैं परंपरा की बात कर रहा हूं, मैं परंपरा को जानता हूं इसलिए कह रहा हूं। विमर्श होना चाहिए, जहां लगे कि ना यह गलत है और यहां पे टांग खींची जानी चाहिए, बोलना चाहिए तो जरूर बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। कल बोले थे ना आप, अब आज नहीं बोलेंगे ना आप, तब कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी, पेट तो नहीं खराब होगा ना। नहीं बोले, ठीक है, अच्छी बात है। इंडिया तो पहले भी था, अब इंडिया क्यों हुआ? तुम्हारी तो दिक्कत कुछ और है, देखो नहीं, तुम्हारी दिक्कत कुछ और है, वो दुकान नहीं बंद है, खुली हुई है, मुझे मालूम है। तुम्हारी दिक्कत कुछ और है। जी भैया, क्या नाम साहब? विनीत कुमार सिंह सर। विनीत कुमार सिंह भैया, क्या काम करते हैं? सर फील्ड का जॉब करते हैं। फील्ड का जॉब करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सोनभद्र का रहने वाला हूँ, रहता हूँ फेज 3 में। सोनभद्र बिल्कुल एकदम समझ लीजिए बॉर्डर या आखिरी जिला अगर मैं गिनूं ऐसे तो। जी, 5 राज्यों के बॉर्डर टच करते हैं सोनभद्र। बिल्कुल, ये आपका ये जो है एक जनरल नॉलेज का सवाल भी है। जी, हमें सर विपक्ष में जो बैठे हैं सर, आप 3 लोग उस टाइम 3 लोगों से पूछ रहे, भारत रत्न लेने में उनको प्रॉब्लम नहीं है और भारत जोड़ो आंदोलन से प्रॉब्लम नहीं है, मगर भारत नाम रखने से प्रॉब्लम क्यों है? इसका उत्तर 3 सर दो दे मुझे। भारत रत्न लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत का नाम हो अगर भारत हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम कोई बात नहीं। जैसे आपने तर्क रखा भैया, वैसे उन्होंने, मैंने तो कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑफकोर्स अरोड़ा जी अधैर्य नहीं होना चाहिए। पहली डिबेट की पहली शर्त है कि सब्र, और वैसे तो दुनिया में अगर जिंदगी में किसी के पास सब्र है तो वही सबसे ऊपर जीतता है। आर्मी ऑफिसर ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। मैं आ रहा हूं, पहले तुम पहले पानी वानी का इंतजाम करो, आ रहा हूं। क्या करें बताओ, इनका कोई इलाज नहीं। गार्ड साहब अगर इलाज कर पाए तो करें। गार्ड साहब देखो कि क्या क्या चाहिए, नमकीन ला के दो उनको। जाओ गार्ड साहब, ना कर पाओ तो मुझे बता, जाओ उनको लेके। मैं विचार ही भूल गया, मैं लूंगा जवाब लूंगा आपसे। मैं विचार ही भूल गया कि मैं कहां पे था और क्या बात कह रहा था। ऐसे होता है, निकल गया दिमाग से बात। बहरहाल बातचीत फिर से शुरू करता हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका नाम है एसटी हसन साहब। उन्होंने कहा कि G20 जो चल रहा है, G20 उसके निमंत्रण पत्र पर इंडिया की जगह भारत लिखने पर ऐतराज है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बचकानी हरकत हो रही है, ऐसा वो कहते हैं हसन साहब। हसन साहब कहते हैं कि बड़ी बचकानी हरकत हो रही है। जो भारत लिखा है, देश के अंदर INDIA गठबंधन से इतनी ज्यादा घबराहट है, ये बात वो हसन साहब कहते हैं। यह विचार रख दिया, डिबेट को शुरू करूंगा। 45 है, 6:45, 57 तक डिबेट चलनी है। पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जी, प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे और मेरी वाइफ को आपने मौका दिया। और हम आपका प्रोग्राम तो लगातार बहुत बार देखते हैं, और मेरी सिस्टर्स वगैरह वो तो एकदम मतलब पागल है इस शो के लिए, और बहुत ही पॉपुलर शो है। थैंक यू सो मच सर। और प्रतीक जी, जो आपको मैंने सामने देखा है, यू आर 10 टाइम्स स्मार्टर एंड एनर्जेटिक। अरे सर, अब तो बूढ़ा हो गया सर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। आप रुके, कहीं जा रहे थे, मार्केट का बीच का समय, और मैंने तो अक्सर कहा कि मैं नोएडा नहीं आ पाता, सारा कामकाज मेरा नोएडा है, लेकिन मैं नोएडा में नहीं आ पाता, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। जी भैया। जी, मैं पूछ रहा, जैसे इनको इंडिया नाम से इनको दिक्कत है, तो इंडिया गेट का नाम कब चेंज कर रहे हैं ये लोग? इंडिया गेट का नाम कब चेंज कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। इंडिया गेट का नाम, अगर भारत और इंडिया चेंज कर रहे हैं ये लोग, तो इंडिया गेट का नाम कब चेंज कर रहे हैं? देखिए, ये भी एक आया विचार, आ गया ना विचार। और आपने क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि भारत रत्न लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और भारत जोड़ो आंदोलन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आओ, जल्दी आओ, इंडिया गेट वाले आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, आओ अंदर, यहाँ आओ, जल्दी आओ, मिलो दोनों लोग गले, मिलो गले गले। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम जनार्दन गौतम है। जनार्दन, अरे तुम्हारी दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक है जनार्दन। और आप? विनीत कुमार सिंह। विनीत। जनार्दन और विनीत एक ही चीज है, बस कोई फर्क नहीं है।
जनार्दन की पूजा करने से भी नहीं आता है, ठीक है ना? नहीं, हमारी पूजा नहीं हो रही है आजकल, और पूजा झूठ की हो रही है आजकल। अच्छा, अपनी पूजा होनी भी नहीं चाहिए सर, जो पूजा योग्य है उसी को पूजा करना चाहिए। देखो जवाबी कीर्तन चलेगा नहीं। तुमने कहा कि इन्होंने कहा कि भारत रत्न लेने में दिक्कत नहीं, तुमने कहा इंडिया गेट का नाम कब बदल रहे हैं? समय आने पे सर इंडिया का भी नाम चेंज हो जाएगा, इंडिया गेट का भी नाम, मगर अभी जो जिससे बात हो रही है उस पर बहस होना चाहिए। समय आने पर तो मोदी जी भी चेंज हो जाएंगे। गजब बहस है, गजब बहस है। हाँ जी, आया मैं आया सर जी। हाँ जी बोलिए। दूसरी डिबेट खत्म करा है? दूसरी खत्म क्या दिन भर में क्या डिबेट करते हैं? अरे सर वो अरे कोई बात नहीं, पर्सनल क्या होता है इसमें? सर विचारधारा की बात को लेके आगे बढ़ते हैं। यह हास्यास्पद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हास्यास्पद नहीं होना चाहिए। भारत रत्न प्राप्त किया तो बड़ा गौरवान्वित हुए। 56 से 456 हो गया सीना। अब उसी का विरोध क्यों? केवल मुद्दा नहीं है, जनता आपके विचारों को मान नहीं रही, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हर चीज का विरोध करते रहेंगे। स्वाभिमान भी तो कोई चीज है जी। वेरी क्विक, पहले टी हसन साहब की बात का समाजवादी पार्टी से लूंगा और फिर 1 बाय 1। नाराज ना होइएगा आज। बिल्कुल जी जी। देखिए टी हसन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए कि जब से अलायंस बना इसके बाद इनके पेट में दर्द शुरू हुआ। इनके पेट में दर्द? बीजेपी वालों के। इसलिए कि आरएसएस किसमें नाम है, अंग्रेजी में कि हिंदी में? करेंगे राश्वासन करेंगे। तो किसने नाम रखा? बीजे फॉर इंडिया किसने रखा? हमने रखा क्या? इन्होंने ही रखा। और मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं उसमें 34 योजनाएं, लेट अप इंडिया, बैट अप इंडिया, खड़े इंडिया, डिजिटल इंडिया। अरे बता रहे हैं ना, स्केल इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया। क्या ये देशद्रोही है जो अगर इंडिया नाम लगाया है? लेकिन ये एक जुमला हर सत्ता छोड़ते हैं। पहले वन नेशन वन इलेक्शन का छोड़ा, अब सुनिए, अब इंडिया भारत में लड़ाई। अरे जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या नाम। एक हाँ, राम वही कह रहे हैं। एक कृष्ण पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संघारे, और दोनों दीन के दुख हरत हैं, और दोनों बल के धाम। बड़े योग्य आदमी हैं। रामचरित मानस के, रुको भाई, ये उसी पार्टी से आते हैं जिसमें मौर्य जी हैं, लेकिन बड़े योग्य आदमी हैं ये, और ये मानस के मर्मज्ञ हैं। इसलिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसलिए मर्मज्ञ है, इसीलिए योग्य है। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन ये जानते हैं, मालूम है, जो कई तरह के पापी होते हैं उसमें एक होता है ज्ञान पापी। जानता सब है, जानता है इंडिया भारत की बहस क्यों हो रही है, भारत का मतलब क्या है। ये ज्ञान पापी हैं। ये भारत और इंडिया के लड़ाई जो आपने बता रहे वो इससे, वो जो वो बहस है उसकी वजह से बहस है। देखिए भारत आप जानते हैं किस नाम के और किस वजह से, किस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से और किस सांस्कृतिक विरासत से लिया जा रहा है। लेकिन सुनिए, कोई भारत का विरोध नहीं कर रहा है। हाँ। भारत का विरोध नहीं कर रहा है। इंडिया शब्द हटाने का क्या मतलब है कि इंडिया शब्द हटा रहे हैं? क्या सना कैसी सवार हो गई है कि इंडिया बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि आर्थिक असमानता जो गरीबों के बीच हुई, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे थे, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे थे, कह रहे थे 15 अगस्त 2022 तक हर गरीब को मकान होगा, नल होगा, उसमें जल होगा। कहां जल है, कहां नल है? झूठी बात है, झूठी बात। जल, जब नल की बात हुआ करे तो चुप, मेरे कान में पड़ गई बात हो। कोई व्यक्तिगत बात नहीं होगी, कोई ना, किसी ने भी अगर व्यक्तिगत बात करी तो डिबेट से बाहर होगा वो। कोई ना 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 ना, डिबेट पे बात है, ये डिबेट विचार की बात करिए जी। मैं पहले आज कांग्रेस से पूछ लूं उसके बाद आऊं, कोई चलेगा ना? वैसे तो ये होता कि एक विपक्ष का एक इधर हो जाता है, लेकिन आज मैं पहले कांग्रेस के दे दूं और फिर मैं आपके पास आता हूं। सेन सिंह साहब जी, कांग्रेस। तुलसी जे कीरति चाही, पर की कीरति खोई, तिनके मुंह मसी लागी हैं, मिटही न मारही धोई। इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूसरों को नीचे गिरा के आगे जाना चाहती है। कहीं आप क्या अधिकृत रूप से कह सकते हैं कि हमें भारत से कोई आपत्ति है? क्या आपने किसी भी कांग्रेस के लोगों को सुना है ये कहते हो अधिकृत रूप से कहा है कि हमें भारत से प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो मुद्दे पे बात करिए, इन घोटालों पे बात करिए, 255 घोटालों पे बात करिए, क्योंकि जिस मध्य प्रदेश से मैं आती हूँ वहाँ है एक शिवराज, एक है महाराज और पूरी बीजेपी नाराज। तो वहाँ पर जो घोटाले हो रहे हैं उन पे बात करिए, मुद्दों पर बात करिए। जी 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 जी, मैं ऑफ कोर्स
हाँ कांग्रेस का घोटाला याद करिए, कांग्रेस का। कौन सा घोटाला? जब हम लोग टीवी खोलते थे, जब टीवी हम लोग खोलते थे तो डेली कोई न कोई घोटाला निकलता था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी के रहने वाले हैं। कहाँ से? आजमगढ़। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम आए घूमने। अच्छा, आपको देखने के लिए आ गए, सुने तो आप आए। तो इंडिया गेट है जो हम देखने आ गए आप? नहीं भैया, आप इंडिया गेट से चाहते हैं आप? अच्छा तो बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के टाइम में, अब जो नए लड़के 18-20 साल के होंगे उनको याद नहीं होगा, कांग्रेस के टाइम में हम लोग टीवी खोलते थे तो घबराते थे कि आज किसका घोटाला निकलेगा, और उसमें टीवी घोटाला ही घोटाला निकलता था। आपको याद होगा, आपको याद होगा। और 75 रुपए 80 रुपए पेट्रोल उस टाइम हो गया था। आज भी 100 रुपए पेट्रोल हुआ तो बोलते ज्यादा हो गया। उस टाइम बता रहा हूं मैं। अच्छा, अगर आज नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ना बोलिए, कुछ नहीं होगा। मैं दे दूंगा, देखेंगे, वक्त देखेंगे, अगर होगा तो दे देंगे आपको, परेशान मत होइएगा। जी बीजेपी। प्रतीक जी, मैं कह रहा हूं, देश के संविधान को एक धर्म के लिए बदलने वाले, देश के संविधान को एक धर्म के लिए बदलने वाले, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने वाले, हिंदू मुस्लिम करने वाले, हिंदुओं को गाली देने वाले, आतंकवादियों के लिए रोने वाले ऐसे कांग्रेस के लोगों को कहेंगे, ऐसे कांग्रेस के लोगों को कहेंगे कि देखिए ये भारत है, आप इंडिया अपनाइए, भारत माता की जय हम बोलते हैं और आगे भी भारत माता की जय बोलेंगे। दूसरी बात, संविधान में लिखा है इंडिया भी और भारत भी। हम भारत कहते हैं, आप इंडिया कहिए, आप अकबर को महान बताइए, हम महाराणा प्रताप को महान बताते हैं। हम देश के इतिहास को बदलने आए, हम भारत को महान बनाने आए हैं। जी, इनकी उत्पत्ति वहाँ से हुई है जहाँ इनके गुरु गोपालक ने संविधान का विरोध की मदद करने वाले, सिम्मी का समर्थन करने वाले, सिम्मी का समर्थन करने वाले। नारायण, नारायण, मैं आपसे कह रहा हूं, अरे भाई नारायण तिलक लगाएं आप, वैष्णव तिलक लगाएं। आगे आगे आगे। हाँ, चुपचाप रहो। अभी क्या उम्र है तुम्हारी? हाँ तो रुको, अभी इंतजार करो। जी सर जी नमस्ते। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। जी नमस्ते। क्या नाम साहब आपका? सुशील जी। कहाँ से आना हुआ? नोएडा में। नोएडा में। क्या काम करते हैं साहब? हम गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट है? अरे गवर्नमेंट सर्वेंट है। नौजवानों को मौका इसलिए नहीं मिलेगा, चुनाव में मौका देंगे तुमको। खड़ा हो चुका। बुजुर्गों को सुनोगे नहीं, नौजवानों पहले सीखो कैसे बोला जाता है। जी हाँ बोलिए। क्या आपको बोलना तो बोलिए। ओह अच्छा, मैं किस संबंध में आप बता दीजिए। हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि विवाह योग्य लड़की हो गई, शादी के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। कमाल का। बोले बताइए किस संदर्भ में बातचीत चल रही है? अरे पहले तो संदर्भ समझिए, जुड़िए। जी अरोड़ा जी। प्रतीक जी, हमें भारत नाम से दिक्कत नहीं है, भारत माता की। हमें हिंदुस्तान के नाम से दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हमें चक दे इंडिया, चक दे इंडिया से दिक्कत नहीं है। चक दे इंडिया ये होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें चक दे इंडिया से दिक्कत नहीं है, भारत माता से दिक्कत है। ये नफरत वाले हैं। हम मोहब्बत की दुकान लेके चलते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, हमारे पास मोहब्बत है, इनके पास नफरत है। ये प्रतीक जी, ये मोहब्बत की दुकान वाले आज जब सनातन को, हिंदुओं को किस किस बीमारी से जब तुलना की जा रही है, आज इनके मुंह से उस मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए और सनातन के लिए कोई प्रेम नहीं निकलता। आपकी एक तरफा मोहब्बत है ऐसी दुकान, वहाँ पर क्या होता है आपका? और आप बात करते हैं भारत नाम बदलने की, तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संवैधानिक संशोधन किए। अगर भारत नाम बदल भी जाता है तो आपको एतराज क्या है? अगर बॉम्बे मुंबई हो सकता है, मद्रास चेन्नई हो सकता है, तो भारत भारत क्यों नहीं हो सकता? जी बोले तुम्हारा, कहाँ गया युवक? बोले तुम्हारा प्यार एक तरफा है। रुको, तुम प्यार कर भी नहीं, जो देश की बात करेगा वही प्यार की बात करेगा। मैं आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन आपको कुछ कहना होगा जरूर। जी मेरे को दो बातें कहनी है, एक वन रैंक वन पेंशन पे, एक डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। उससे पहले मैं एक बात का जवाब, पहले दोनों पे दे दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद बात होगी। ठीक है। वन रैंक वन पेंशन पे कांग्रेस ने 40 साल तक फौजीज को बेवकूफ बनाया। हर मैनिफेस्टो में लिखा वन रैंक वन पेंशन आएगी। सुन लीजिए, बीजेपी मोदी जी ने 2014 के मैनिफेस्टो में लिखा, 2016 में दे दिया।